प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी है। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में गढ़वाल क्षेत्र की 3 लोकसभा सीटों टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून के जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कुमाऊं की दोनों लोकसभा सीटों को लेकर बैठक पहले ही हो चुकी है और अब गढ़वाल की तीनों सीटों पर चर्चा कर चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पार्टी अलग अलग स्तरों पर लगातार बैठकें कर रही है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मिलकर जनता की सेवा करेंगे और जरूरी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने नई टीम और नई जिम्मेदारियों के साथ चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने का भरोसा जताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से नई टीम के गठन के बाद उत्तराखंड को भी अहम प्रतिनिधित्व मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा उत्तराखंड को प्राथमिकता देता रहा है और इस बार भी प्रदेश के 4 अनुभवी नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। नई राष्ट्रीय टीम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनिल बलूनी पर एक बार फिर मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी के लिए भरोसा जताया गया है। महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री और आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नई टीम अनुभव और ऊर्जा का संतुलन है और इससे पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया कि नई टीम सरकार की नीतियों और संगठन के कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। में जिनका बड़ा अनुभव है उन सभी को जगह मिली है और बहुत संतुलित। और उत्तराखंड सरकार प्रदेश के युवाओं में नवाचार, प्रतिभा और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को लगातार मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त 1300 से अधिक स्टार्टअप संचालित है, जबकि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या भी 200 से ज्यादा है। सरकार का फोकस युवाओं के नए आइडिया और उद्यमों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर है। इसी उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए से वेंचर फंड की स्थापना की गई है। सरकार का मानना है कि स्टार्टअप के विस्तार से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उत्तराखंड में उद्यमिता को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा और नए विचारों को मजबूत मंच उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के महान आंदोलनकारी स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इंद्रमणि बड़ोनी ने पृथक उत्तराखंड राज्य के सपने को साकार करने के लिए जन जन को जागरूक किया और राज्य आंदोलन की अलख जगाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रति बड़ोनी जी का समर्पण, संघर्ष और त्याग हमेशा ही प्रदेशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने उन्हें कोटि नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन हम ही सबको उत्तराखंड के विकास और प्रदेश के हित को लिए लगातार निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निर्मला सीतारमण के दीर्घ, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि बाबा केदार से केंद्रीय वित्त मंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने उनके सार्वजनिक जीवन, राष्ट्र हित में किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल और सुखमय भविष्य की कामना की है। 19 अगस्त को देहरादून में प्रस्तावित उपराष्ट्रपति के वीवीआईपी दौरे को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज की है और इसी क्रम में देहरादून पुलिस लाइन में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल को ब्रीफ किया।
ब्रीफिंग के दौरान कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था और समीक्षा की गई। अधिकारियों कर्मचारियों को पूरी तरह से सजग और सतर्क रहकर ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए गए। पुलिस बल को निर्धारित समय से 3 घंटे पहले अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचने और प्रभारी अधिकारियों से आवश्यक जानकारी लेने को कहा गया। साथ ही ड्यूटी स्थल और आसपास के क्षेत्रों की अच्छी तरह जांच करने के निर्देश दिए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी एसटीएफ और आईजी गढ़वाल रेंज ने पुलिस कर्मियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर एक जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला प्रशासन ने भी उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद होने की बात भी कही है। उपराष्ट्रपति महोदय का 19 तारीख को इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है हमारा IGNFI में उनके द्वारा भ्रमण जो किया जाना है उसको लेकर डायरेक्शंस मिले और संबंधित विभागों को मेरे स्तर से आवश्यक कार्रवाई। उत्तराखंड कांग्रेस ने वोट निरस्त कराने के लिए दिए जा रहे कथित फर्जी आवेदनों को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के वोट निरस्त कराने के लिए गलत जानकारियों के आधार पर आवेदन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों के वोट कटवाने के उद्देश्य से गलत आवेदन करता है तो उसके खिलाफ दंड का प्रावधान होना चाहिए। गोदियाल ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन अभी समय नहीं मिल पाया है। कांग्रेस ने आगे कहा कि विधानसभा स्तर पर वोट निस्तारीकरण से जुड़े हर मामले की सुनवाई के दौरान पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और एक एक वोट के पक्ष में तर्क रखेंगे। इसके लिए पार्टी ने अलग अलग टीमें भी गठित कर दी है। SIR के तहत जो दूसरे के वोटों को निरस्त कराने के लिए लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो गलत है और गलत जानकारियों के आधार पर सिर्फ इस नीयत से किसी के वोटों को निरस्त कर रहे हैं कि वो दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वो अपराध कर रहे हैं और इस अपराध के प्रति न्याय हो सके ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है। तो जब इस प्रकार की बातें हुई तो हमने भारत चुनाव आयोग से कल मिलने का समय मांगा था, लेकिन भारत चुनाव आयोग से हमें उत्तराखंड में युवाओं और मूल निवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना महत्वपूर्ण पहल बन रही है। योजना के तहत जून तक 210 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं और इससे 3,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना के तहत 250 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य दिया है। प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक योजना का दूसरा चरण काफी सफल रहा है और इसे आगे बढ़ाने की मांग को देखते हुए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। विभागीय अध्ययन के बाद प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अगले चरण में 100 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य रखा जाएगा और सभी जिलों को जिलावार लक्ष्य लेकर योजना का लाभ पूरे प्रदेश तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का जो फेज 2 है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। उस एक्सपीरियंस को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बहुत रिप्रेजेंटेशंस आए थे, हमारे पास भी आए थे कि इसको आगे एक्सटेंशन कर दिया जाए। तो एक्सटेंशन का जो प्रस्ताव है अभी बना करके वित्त विभाग को भेजा है, वित्त विभाग एग्जामिन कर रहे हैं उसको और वहाँ से क्लियरेंस मिलता है तो फिर हम लोग कैबिनेट में उसकी फेज 2 के लिए जाएंगे। सर लगभग उसी तरीके का रहेगा पहला या कुछ इसमें इस बार आपको लगता है कुछ और बदलाव की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट में? अभी हम लोग ना जो सेम प्रपोजल को 100 मेगावाट अतिरिक्त बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। चमोली के पीपल कोटी में निर्माणाधीन THDC टनल हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। रेस्क्यू अभियान के दौरान आज जिस श्रमिक को टनल से बाहर निकाला गया था उसे गोपेश्वर जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही हादसे में मृतकों की संख्या अब बढ़कर 9 हो गई है। वहीं एक श्रमिक अभी भी लापता है जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। हादसे के वक्त टनल में कुल 22 लोग मौजूद होने की जानकारी दी गई थी। अब तक कई श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है जबकि घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मुख्यमंत्री ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज की घोषणा की गई है। रेस्क्यू टीमें टनल के भीतर संभावित स्थानों पर लगातार सघन सर्च ऑपरेशन चला रही है।
उत्तराखंड के गांधी के नाम से मशहूर इंद्रमणि बडौनी की पुण्यतिथि पर मसूरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। बडौनी चौक पर स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान इंद्रमणि बडौनी अमर रहे के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। वक्ताओं ने अलग उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में बडौनी के योगदान और पहाड़ की संस्कृति, पहचान और स्थानीय हितों के लिए उनके संघर्ष को याद किया। इंद्रमणि बडौनी विकास मंच ने सरकार से उनके जीवन और विचारों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। साथ ही मसूरी में उनके जीवन से जुड़ा संग्रहालय और उनके नाम पर ऐतिहासिक भवन बनाने की मांग भी उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि बडौनी की विरासत को केवल प्रतिमा तक सीमित न रखकर उनके विचारों को शिक्षा और विकास से जोड़ना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बडौनी जी जो हमारे पहाड़ के गांधी, उत्तराखंड राज्य की सोच की नींव जिन्होंने रखी और उत्तराखंड राज्य के प्रेरणा स्रोत जो रहे, ऐसे हमारे बडौनी जी की आज पुण्यतिथि पर हम सब ने मिलकर इंद्रमणि बडौनी विचार समिति के साथ श्रद्धांजलि दी। और हमारा मानना यह है कि उत्तराखंड को आज अगर उत्तराखंड हमें मिला है तो उसकी नींव, उसकी सोच जो थी वो हमारे बडौनी जी ने रखी थी, हमारे पहाड़ के गांधी ने रखी। पहाड़ के गांधी इसलिए भी कि वो ना सिर्फ अहिंसा में विश्वास रखते थे बल्कि सकारात्मक सोच के साथ आगे नागरिकों को बढ़ाने का कार्य करते थे। उनकी सोच मसूरी में रहकर ये भी थी, जब उन्होंने मसूरी में यूकेडी ज्वाइन करी, कि वो कभी ना कभी जब उत्तराखंड बनेगा तो गैरसैंण राजधानी बने, जिससे गांव-गांव तक विकास की लहर हो, गांव-गांव तक अंतिम छोर में खड़ी व्यक्ति तक विकास पहुंचे। बडौनी जी ऋषिकेश और आसपास के पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश के बाद चंद्रभागा नदी और मुनिकीरेती स्थित खारा स्रोत अचानक ही उफान पर आ गए। चंद्रभागा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण नदी क्षेत्र में खड़े कई वाहन तेज बहाव के बीच फंस गए। देखते ही देखते वाहन पानी से घिर गया और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए घंटों मशक्कत की। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। नदियों, नालों और तेज बहाव वाले रास्तों से दूर रहने की अपील की गई है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे। अजय, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इससे फिलहाल स्थिति जो है काफी भयावह नजर आ रही है। ऋषिकेश में नदी नालों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अजय? देखिए प्रिया, इस समय पूरे उत्तराखंड में बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर स्थिति काफी विकट देखने को मिल रही है। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से सड़कें जाम है, रास्ता अवरुद्ध हो रखा है और इसके अलावा जो बरसाती नदी है उसमें भी खतरे के निशान से ऊपर बहने की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि बरसाती नदियों में इसी समय पानी ज्यादा होता है और उनके आसपास जो बस्तियां बसी हुई हैं वो खतरे की जद में है। इसी तरह से ऋषिकेश में जो गंगा नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर स्थिति में आने की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर भी काफी तेजी के साथ और जो लेवल है वो ज्यादा हो गया है और यही वजह है कि वहां आसपास लोगों को जाने से रोका जा रहा है और सबसे प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि वो इन नदियों से फिलहाल दूरी बना करके रहे और ऐसे जगह पर न जाएं जहां पर खतरा हो। कई जगह पर जो ये नदियों का जल है वो बस्तियों की तरफ भी रुख कर रहा है। कई बस्तियों में भी जल भराव हो गया है और इससे वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामान जो है वो खराब हो गए हैं और प्रशासन ने हालांकि पहले ही सबसे अपील की है कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो वो अपने आप को बचाएं और ऐसे जगहों से दूर रहें। इसके अलावा देखिए प्रिया की तमाम जो युवा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिकनिक मनाने सरकार की चले तरफ जाते से हैं। क्या तैयारी है? तो क्योंकि अगर मॉनसून की बात की जाए तो उत्तराखंड के लिए एक बहुत भयावह रूप रहता है और ये मौसम
ऐसा ही है, ये समय ऐसा ही है, जबकि उत्तराखंड के लोगों के लिए स्थिति बहुत नाजुक बन जाती है, क्योंकि अचानक से जो है नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है, नदी नालों में पानी का तेज बहाव होने लगता है और आसपास के लोगों जो वहां रह रहे हैं उनके लिए खतरा बन जाता है। तो सरकार की तरफ से क्या कैंप वगैरह बनाए गए हैं, क्योंकि आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं मुसीबत वाली बात है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए प्रिया, सबसे दिक्कत वाली बात यही है कि बहुत सारे लोग नदी नालों के आसपास रहने लग जाते हैं, घर बना लेते हैं। उस वक्त प्रशासन की ढिलाई नजर आती है, उस समय नहीं रोका जाता है और बरसात के समय यही मुश्किल देखने को मिलती है और उस समय फिर प्रशासन एक्टिव होता है, उनको समझाया जाता है, उनको वहां से हटाया जाता है, लेकिन तब तक काफी नुकसान भी हो जाता है। तो प्रशासन को समय रहते ही ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करना चाहिए कि उन जगहों पर लोग जाकर के रिहायशी बसावट न करें, वहां पर वो लोग न रहें, वहां पर वो लोग अपने घर इत्यादि न बनाएं। लेकिन ये कमियां हर साल देखने को मिलती हैं और लोगों को काफी नुकसान भी होता है। इसके अलावा कई जगहों पर जो कॉलोनियां बनाई गई हैं उनका भी नियमित तरीके से उन कॉलोनियों का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे में तमाम जगहों पर भी जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है और वहां पर भी स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और प्रिया देखिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि बरसात के समय जो बरसाती नदियां हैं उनका जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इससे आसपास के लोगों को परेशानी होती है। आप बरसाती नदियों में जल स्तर को लेकर के पैमाना निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कई जगह पर बहुत ज्यादा जल भराव होता है और कई जगह पर जो स्पीड होती है नदियों के बहने की, वहां पर पानी की, वो बहुत तेज होती है। तो ऐसे में कई लोगों के बहने का भी खतरा देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से बार बार यही अपील भी की जा रही है कि लोग ऐसे नदियों से दूर रहें। बहुत सारे युवा प्रशासन की तरफ से अब अपील की जा रही है कि जहां नदी नाले हैं उन जगहों से दूरी बनाए रखें ताकि आप सुरक्षित रह सके। और इसके साथ ही प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी जगह जगह तैनात की गई है ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकाला जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। तो देखिए, उत्तराखंड में मॉनसून के समय ऐसी स्थिति लगातार हमें देखने को मिलती है जब बारिश के समय नदी नालों का जलस्तर बढ़ता है। मैदानी इलाके में जब जल भराव की समस्या है तो सोचिए कि पहाड़ी इलाकों का हाल ऐसा ना हो तो कैसा हो। हालांकि प्रशासन जो है नजर बनाए हुए है, हर एक जगह से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही अलर्ट भी जारी किया गया है। और बढ़ते अगली खबर की ओर। विकासनगर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने श्याम झूला पुल और हरिपुर घाट पर यमुना माता की मूर्ति को लेकर चल रहे विवाद पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस स्थान पर लोक पंचायत की ओर से यमुना माता की मूर्ति स्थापित करने की बात कही जा रही है, उसी स्थान पर श्याम झूला पुल का निर्माण किया जाएगा। रामशरण नौटियाल ने कहा कि मूर्ति स्थापित करने के लिए दान में मिली जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश का उदाहरण देते हुए लोक पंचायत के दावों पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने लोक पंचायत पर अवैध कब्जे के आरोप समेत कई गंभीर आरोप लगाए। रामशरण नौटियाल ने कहा कि श्याम झूला पुल को लेकर स्थिति स्पष्ट है और प्रस्तावित स्थान पर ही पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं पूरे विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी लगातार जारी है। तो लोग लिख रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे भाई तुम जब श्याम झूला का इतना समर्थन कर रहे हो तो श्याम झूला के समर्थन के साथ में मूर्ति लगाने का भी एक समर्थन के रूप में थोड़ा सा मदद करो। तो ये उस पर राजी नहीं। इन्होंने कहा मूर्ति नहीं लगी। मैंने बोला इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। दूसरे दिन जब इनकी प्रेस आई तो इन्होंने कहा हमारे साथ आईएएस वाले हैं, हमारे साथ पीसीएस वाले हैं, हमारे साथ मुख्यमंत्री हैं, पूरी सरकार है इनके साथ। तो पहली धौंस तो ये मिली मेरे को। अब एक धौंस वोट की दे रहे हैं, हमें दो चुनाव। अच्छे नाम तो इस जगह बैठे हैं कि हम तो बाद में यही कहते हैं कि चुनाव आए। और हरिद्वार में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल प्रक्रिया जारी है।
रोशनाबाद स्थित खेल विभाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम ने जिले भर से पहुंचे खिलाड़ी अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्लॉक और नगर पालिका स्तर पर आयोजित इस ट्रायल में बालक और बालिका वर्ग के विभिन्न आयु के समूहों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। योजना के तहत जिले में कुल 200 खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। चयनित खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। खिलाड़ी चयन में जगह बनाने के लिए मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। जिला खेल अधिकारी के मुताबिक ब्लॉक और नगर पालिका स्तर के ट्रायल पूरा होने के बाद जिला स्तर पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना के दिए जाती है। इसमें पर मंथ 2,000 रुपये खिलाड़ियों को तथा 10,000 रुपये एक मुफ्त धनराशि खिलाड़ी के खाते में डाइट दी जाती है, जिससे खिलाड़ी इससे अपनी डाइट के लिए अपने किट खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। पहले जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर में, नगर निगम और नगर पालिका स्तर में चयन ट्रायल 16-17 तारीख 16 तारीख को बालिकाओं को ट्रायल था, 17 तारीख को बालकों को ट्रायल है। इसमें 14 से 23 साल तक के 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। 14 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 उत्साहित भी है। और लास्ट टाइम के जो खिलाड़ी वो भी काफ़ी लोग पहले वाले भी आए जिनको पूर्व स्तर से मिल चुकी है, और बाकी नए बच्चे भी इसमें एड ऑन हुए हैं, क्योंकि हमने इसका बहुत सर्कुलेट किया था, इसका प्रचार किया हुआ है, जिससे कि बच्चों में उत्साहित भी है। और इसका क्योंकि योजना का ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में चिल्ला मार्ग पर बीन नदी में मैक्स वाहन पलटने की सूचना के बाद एसडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जानकारी के अनुसार एसडीआरएफ को सूचना मिली कि एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर उफनती नदी में पलट गया। सूचना मिलते ही टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। तेज बहाव और अंधेरे के बीच एसडीआरएफ जवानों ने नदी में उतरकर वाहन तक पहुंचने का प्रयास किया। रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति वाहन के पास नदी के तेज बहाव में फंसा मिला, जिसे सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद टीम ने वाहन के अंदर फंसे दूसरे व्यक्ति को भी कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एसडीआरएफ की तत्परता और साहस से दोनों लोगों की जान बचाने में सफलता मिली है। देहरादून में भारी बारिश के बीच स्वर्णा नदी में फंसे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 6 छात्रों को एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। सभी छात्र ट्रैकिंग के लिए थानगांव के मिसरास पट्टी क्षेत्र में स्वर्णा नदी के पास गए थे। वापस लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और इसके चलते सभी छात्र जंगल में फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ डाक पत्थर की टीम मौके पर पहुंची। दुर्गम इलाका और नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद एसडीआरएफ जवानों ने करीबन 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर छात्रों तक पहुंच बनाई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद सभी छात्रों को जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। राहत की बात यह है कि सभी छात्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए के मुख्य गेट के सामने बड़ा हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ा एक विशाल पेड़ अचानक ही एक भरभराकर सड़क से गुजर रहे 2 कारों पर गिर गया। हादसे में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो समेत दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ के नीचे दबने से कारों की छत पिचक गई और शीशे भी टूट गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों वाहनों में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पेड़ के हाईवे पर गिरने से पांवटा हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित टीमों ने मौके पर पहुंचकर पेड़ों को हटाने, यातायात व्यवस्था बहाल करने की कार्रवाई शुरू की। फिलहाल यातायात जो है उसे सुचारू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र और देहरादून जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा खतरे के निशान से करीबन 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और इसके बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ऋषिकेश के प्रमुख गंगा घाटों पर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों से गंगा के तेज बहाव से दूर रहने और घाटों पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वहीं एसडीआरएफ, जल पुलिस और ऋषिकेश पुलिस की टीमें भी घाटों पर तैनात है, लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बारिश और जलस्तर की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।